नमस्कार, जय हिंद साथियों। एक बार फिर से स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी विद सागर में। आशा करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे और आपकी तैयारी अच्छी चल रही होगी। देखिए, उत्तराखंड पुलिस कांस्टेबल का आपका जो एग्जाम है बहुत नजदीक है। 3 अगस्त को आपका एग्जाम होने जा रहा है। ठीक है, उत्तराखंड पुलिस कांस्टेबल के लिए मैंने टेस्ट सीरीज स्टार्ट की थी आज से लगभग 2-3 महीने पहले। अब तक आपको 22 टेस्ट सीरीज कंप्लीट करवा दी गई हैं, जिसमें देखिए हर एक पेपर में आपको हिंदी के क्वेश्चंस भी मिलेंगे, उत्तराखंड जीके के क्वेश्चंस भी मिलेंगे, उत्तराखंड करंट अफेयर्स मिलेगा, नेशनल इंटरनेशनल करंट अफेयर्स मिलेगा और कंप्यूटर के क्वेश्चंस मिलेंगे हर एक प्रैक्टिस सेट में। ठीक है, तो ये 22 प्रैक्टिस सेट और आज ये 23वां प्रैक्टिस सेट यहाँ पे मैं आपको करवाने जा रहा हूं। ठीक है, तो पिछले जितने भी 22 मैंने टेस्ट करवाए हैं तो आप उनको जरूर देख लीजिएगा और जिन्होंने देखे उनका रिवीजन भी आप कर लीजिएगा। समय आपके पास है, बहुत कम बचा है। जितनी भी टेस्ट सीरीज में क्वेश्चन करवाए जा रहे हैं बहुत इंपॉर्टेंट है और आपका जो यूके एसएससी जो आजकल पैटर्न फॉलो कर रहा है उसी पर आधारित ये प्रश्न आपको यहाँ पे करवाए जा रहे हैं। साथ में देखिए इसमें क्वेश्चन के साथ जितने भी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स होते हैं उनको भी मैं यहाँ पे डिस्कस करता हूँ ताकि आपका रिवीजन भी साथ साथ हो जाए। ठीक है, तो जो बच्चे पहले से टेस्ट सीरीज देख रहे हैं उनको पता ही होगा। बाकी जो बच्चे नए हैं आप पिछली टेस्ट सीरीज को आप कंप्लीट जरूर से जरूर कर लीजिएगा। ठीक है, आपको बहुत बेनिफिट मिलेगा आगे जितने भी यूके एसएससी के एग्जाम्स होने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए हम लोग बिना देरी करे कांस्टेबल की का जो टेस्ट सीरीज चलाई थी उसका हम लोग 23वां प्रैक्टिस सेट यहाँ पे आप करने वाले हैं। ठीक है, तो भाग 1 हम लोग स्टार्ट करते हैं पहले हिंदी के पोर्शन से। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 है, निम्नलिखित को सुमेलित कर सही उत्तर आपने चुनना है। ठीक है, एक तरफ आपको अपभ्रंश दे रखे हैं, दूसरी तरफ आपको आधुनिक भाषाएं दे रखी हैं। ठीक है, तो आपने बताना है कि कौन सी आधुनिक भाषा किस अपभ्रंश से बनी है। ठीक है, तो देखिए सौर सैनी जो है, सौर सैनी से आधुनिक भाषा कौन सी बनी है, वो आपकी बनी है आपकी पहाड़ी। ठीक है, तो पहाड़ी जो आपकी सौर सैनी से बनी है। मागधी से क्या कौन सी बनी है, तो मागधी अपभ्रंश से आपकी बंगाली बनी है। अर्ध मागधी से आपकी कौन सी भाषा बनी है आधुनिक, पूर्वी हिंदी, तो पूर्वी हिंदी आपकी अर्ध मागधी से बनी है। और व्राचड पैसाची अपभ्रंश है आपका, इससे के कौन सी भाषा बनी है, उससे आपकी पंजाबी भाषा बनी है। ठीक है, तो सौर सैनी आपका पहाड़ी यानी कि नंबर 3, मागधी से आपकी बंगाली बनी यानी कि नंबर 4, अर्ध मागधी से आपकी पूर्वी हिंदी बनी यानी कि नंबर 1 और व्राचड पैसाची से पंजाबी भाषा बनी है, तो पंजाबी सेकंड यानी कि 3412 ऑप्शन नंबर हम लोग देख लेते हैं। 3412 ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा, इस तरह के क्वेश्चन परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित में से कौन सा संधि विच्छेद सही नहीं है आपसे पूछा है। ठीक है, तो अगर हम बात करें रामायण का, तो रामायण का राम प्लस आयन बिल्कुल ठीक है इसका संधि विच्छेद। वसुधैव, वसुदेव का वसुधा प्लस एव बिल्कुल ठीक है। युधिष्ठिर, युधि धन स्थिर, तो ये आपका गलत है। युधिष्ठिर का जो संधि विच्छेद होता है वो आपका युधि युधि धन स्थिर। ठीक है, तो ये इसका सही संधि विच्छेद होगा युधिष्ठिर का, युधि धन स्थिर, ना कि युधि धन ईस्टर। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। शिरोमणि का देख लेते हैं, शिरो प्लस मणि बिल्कुल ठीक है, यानी कि 3 सही है, आपका युधिष्ठिर वाला गलत है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। संधि विच्छेद ये आपका सही नहीं है। इस तरह के क्वेश्चन परीक्षाओं में पूछ रहा है क्वेश्चन में आयोग। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं, निम्नलिखित को सुमेलित कर सही उत्तर आपने चुनना है। सूची 1 दे रखी है, सूची को 2 से आपको इसने सुमेलित करना है। ठीक है, तो देखिए जिसका कोई शत्रु ना जन्मा हो उसको क्या बोलते हैं, अजात शत्रु। ठीक है, तो पहले का तो आपका सेकंड हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट आपका जो आकाश में चलता है, आकाश में जो चलता है उसको खेचर बोला जाता है। क्या बोला जाता है, खेचर। मन गणंत बात, मन गणंत बात करने वाले को क्या बोलते हैं, कपोल कल्पित। ठीक है, कपोल कल्पित मतलब मन गणंत बात। जिसे पार करना कठिन हो उसको क्या बोलते हैं, दुस्तर बोला जाता है। ठीक है, जिसको पार करना कठिन हो उसको क्या बोला जाता है, दुस्तर बोला जाता है। ठीक है, तो ए आपका जिसका कोई शत्रु ना जन्मा हो उसको अजात शत्रु बोलते हैं यानी कि नंबर 2। जो आकाश में चलता है उसको खेचर बोलता है यानी कि नंबर 3। मनगढ़ंत बात को बोला जाता है कपोल कपोल कल्पित यानी कि नंबर 4। और जिसे पार करना कठिन हो उसको क्या बोलते हैं, दुस्तर बोला जाता है। क्या बोलते हैं, दुस्तर। ठीक है, तो नंबर 1 हो जाएगा। 2 3 4 1 ऑप्शन नंबर
बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा, पूछ सकता है परीक्षा में, ठीक है। जितने भी क्वेश्चन यहाँ पे आपको करवाए जा रहे हैं सारे आपके लिए इंपॉर्टेंट है, आप सबको बहुत बारीकी से देखिएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं। निम्नलिखित को सुमेलित कर सही उत्तर आपने चुनना है, ठीक है। इस तरफ आपको कुछ प्रशासनिक शब्द दे रखे हैं, आपने बताना है कि उनका सही अर्थ क्या है, ठीक है। क्योंकि देखिए आप जब सरकारी विभाग की नौकरी की तैयारी कर रहे हैं तो आपको इस तरह के क्वेश्चंस पता होने चाहिए, इस तरह की शब्दावली आपको पता होना चाहिए, क्योंकि इस तरह के शब्दावली आपकी प्रशासनिक में कार्यालयों में प्रयोग होती है, तो परीक्षा में आपसे पूछ सकता है, ठीक है। तो अमेंडमेंट का मतलब क्या होता है? अमेंडमेंट का मतलब होता है आपका संशोधन, ठीक है, संशोधन होता है, यानी कि पहले का हो जाएगा दूसरा। फुटनोट, फुटनोट का मतलब क्या होता है? फुटनोट का मतलब होता है पाद टिप्पणी, पाद टिप्पणी होता है फुटनोट, ठीक है। सर्कुलर, सर्कुलर इंपॉर्टेंट है, सर्कुलर किसको बोला जाता है? सर्कुलर बोला जाता है परिपत्र को, ठीक है। एक्नॉलेजमेंट किसको बोला जाता है? जैसे कोई भी आप सूचना दे रहे हैं तो उसका एक्नॉलेजमेंट आपको प्राप्त होता है, तो क्या बोलते हैं? पावती बोला जाता है, ये भी आपका बहुत इंपॉर्टेंट है। इंडिविजुअल भी पूछ सकता है, मिलान करने को भी आ सकता है, ठीक है। तो अमेंडमेंट आपका संशोधन यानी कि नंबर 2, फुट पॉइंट मतलब आपका पाद टिप्पणी यानी कि नंबर 1, सर्कुलर मतलब परिपत्र यानी कि नंबर 4, और एक्नॉलेजमेंट मतलब होता है आपका पावती, ऑप्शन यानी कि थर्ड। 2143, 2143 ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा, ठीक है। क्वेश्चन देखिए अच्छे लग रहे होंगे तो प्लीज कमेंट बॉक्स में मेंशन जरूर कीजिएगा कि आपको क्वेश्चंस अच्छे लग रहे हैं, ताकि मैं इस तरह के और भी आपको क्वेश्चंस करवाऊं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, निम्नलिखित को सुमेलित कर सही उत्तर आपने चुनना है। एक तरफ आपको कुछ पुस्तक दे रखी है, दूसरी तरफ आपको लेखक दे रखे हैं, आपने बताना है कि कौन सी पुस्तक का लेखक कौन है, ठीक है। तो हिमालय परिचय, हिमालय परिचय आपकी पुस्तक किसकी है? हिमालय परिचय जो पुस्तक है आपकी, वो है आपकी राहुल साकृत्यायन की, ठीक है। राहुल साकृत्यायन की हिमालय परिचय पुस्तक, ठीक है। पहाड़ पुस्तक किसकी है? तो शेखर पाठक की है पहाड़। उत्तराखंड के तीर्थ एवं मंदिर किसकी पुस्तक है? तो ये आपकी शिव प्रसाद नैथानी की है। तीन तारे, तीन तारे पुस्तक किसके? तीन तारे पुस्तक आपकी हिमांशु जोशी की है, ठीक है। तो हिमालय परिचय किसकी है? राहुल साकृत्यायन यानी कि नंबर 4। पहाड़ आपने पुस्तक पढ़ी, ये आपने सुनी होगी, बहुत बार परीक्षा में पूछा था, तो शेखर पाठक की है। उत्तराखंड के तीर्थ एवं मंदिर पुस्तक है एक आपकी किसकी? शिव प्रसाद नैथानी की। और तीन तारे पुस्तक है आपकी हिमांशु जोशी की, यानी कि नंबर 4321, 4321 ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट पुस्तकें हैं, जरूर आप इनको याद करके जाइएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन देखिए आप, भाग सेकंड स्टार्ट हो गया आपका उत्तराखंड जीके, उत्तराखंड जीके के हम लोग यहाँ पे क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 आपका, निम्नलिखित को सुमेलित कर सही उत्तर आपने चुनना है। एक तरफ आपको त्योहार दे रखे हैं, दूसरी तरफ उसके उपनाम दे रखे हैं, आपने बताना है कि किस त्योहार का उपनाम क्या है, ठीक है। तो देखिए घुघुतिया, घुघुतिया आपका कुमाऊनी में त्योहार ये मनाया जाता है, घुघुतिया। तो इसका अ, अर्थ क्या होता है? इसका उपनाम है आपका काला कौवा, काला कौवा भी बोला जाता है, ठीक है। नेक्स्ट आपका दीपावली, दीपावली को क्या बोला जाता है? बगवाल, ठीक है। चंपावत में बगवाल मेला भी लगता है, इसको बगवाल बोला जाता है। घी संक्रांति, ठीक है। तो घी संक्रांति किसको बोला जाता है? घी संक्रांति बोला जाता है ओलगिया को, ओलगिया बोला जाता है, घी संक्रांति का उपनाम है। खत डूबे, खत डूबे का उपनाम क्या है? गै त्योहार, ठीक है। तो खत डूबे का आपका क्या है? गै त्योहार, ठीक है। तो ए का घुघुतियों को क्या बोला था? काला कौवा यानी कि नंबर 2। दीपावली को बगवाल बोला जाता है, नंबर 1। घी संक्रांति को आपका एक सेकंड, इसमें कुछ शायद गलत हो रहा है। घी संक्रांति को आपका गै त्योहार बोला जाता है, ठीक है। तो सी का आपका क्या होगा? सी का होगा आपका फोर्थ, ठीक है। सी का होगा आपका फोर्थ गै त्योहार। और खत डूबे क्या होगा आपका? ओल गिया, ठीक है। ओल गिया होगा, यानी कि पहले का आपका क्या बनेगा? पहले का आपका सेकंड, दूसरे का आपका फर्स्ट, तीसरे का आपका क्या बनेगा? चौथा, और आपका चौथे का क्या बनेगा? तीसरा। 2143, ठीक है। 2143 आपका ऑप्शन, यहाँ पे देखिए कुछ शायद गलत हो गया है, 2143 आप इसको कर लीजिएगा, ठीक है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, 2143 इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसको आप देख लीजिएगा, थोड़ा सा मिस प्रिंट इसमें हो रखा है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर
सेवंथ, निम्नलिखित को सुमेलित कर सही उत्तर आपने चुनना है। एक तरफ आपको धाम दे रखे हैं, दूसरी तरफ आपको ऊंचाई दे रखी है, आपने बताना है कि किस धाम की ऊंचाई कितनी है। ठीक है, तो देखिए बद्रीनाथ धाम की ऊंचाई की अगर हम बात करें तो बद्रीनाथ की ऊंचाई आपकी 3133 मीटर है। ठीक है, चमोली जनपद में आपका ये कहाँ है, चमोली जनपद में। ठीक है, केदारनाथ की ऊंचाई की अगर हम बात करें तो केदारनाथ की ऊंचाई कितनी है, केदारनाथ की ऊंचाई है 3583 मीटर, रुद्रप्रयाग में है। गंगोत्री की बात करें तो आपका गंगोत्री की ऊंचाई क्या है, गंगोत्री की ऊंचाई आपकी 3048 मीटर है। ठीक है, गंगोत्री आपका कहाँ है, उत्तरकाशी जनपद में है। यमुनोत्री ये भी आपका उत्तरकाशी जनपद में, इसकी ऊंचाई कितनी है, इसकी ऊंचाई है 3235 मीटर। ठीक है, तो बद्रीनाथ की कितनी है, 3133 मीटर, यानी कि सेकंड हो जाएगा। केदारनाथ सबसे हाइट पे है, 3583 मीटर है, यानी कि थर्ड हो जाएगा। गंगोत्री की जो ऊंचाई है आपकी 3048 है, यानी कि फोर्थ हो जाएगा। और यमुनोत्री की आपकी 3235 है, यानी कि वन हो जाएगा। 2341 ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 है, निम्नलिखित को सुमेलित कर सही उत्तर चुनिए। ठीक है, एक तरफ आपको खनिज दे रखे हैं, आपने बताना है कि कौन सा खनिज किस जनपद में पाया जाता है। ठीक है, तो सबसे पहले अगर हम बात करें एस्बेस्टस, एस्बेस्टस कहाँ पाया जाता है, तो ये आपका रुद्रप्रयाग जनपद में पाया जाता है। ठीक है, रुद्रप्रयाग में प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। टिन की अगर हम बात करें तो टिन आपका चमोली में पाया जाता है अधिक मात्रा में। बेराइट्स, बेराइट्स आपका कहाँ पाया जाता है, तो बेराइट्स के भंडार आपके देहरादून में पाए जाते हैं। ठीक है, सैल खड़ी अधिक अधिक मात्रा में कहाँ पाया जाता है, पौड़ी गढ़वाल में पाया जाता है। ठीक है, तो एस्बेस्टस आपका रुद्रप्रयाग यानी कि नंबर 4 हो जाएगा। टिन आपका चमोली में पाया जाता है, नंबर 3 हो जाएगा। बेराइट्स आपका देहरादून में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है। और सैल खड़ी आपका कहाँ पाया जाता है, पौड़ी गढ़वाल में, यानी 4312 ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9 ये भी आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, परीक्षा में पहले रिपीट भी हुआ है। रामायण के बारे में कौन सा कथन गलत है। ठीक है, तो कौन सा कथन गलत है वो आपको बताना है। ठीक है, तो रामायण देखिए यह जनपद चमोली का एक लोक उत्सव है, बिल्कुल ठीक है। इसमें मुखौटे के साथ नृत्य होता है, तो ये भी बिल्कुल ठीक है। तीसरा, इसमें ढोल का प्रयोग किया जाता है, तो ये वाला पॉइंट आपका गलत है, इसमें ढोल का प्रयोग नहीं किया जाता है। इसको यूनेस्को द्वारा विश्व विरासत घोषित किया गया है, थर्ड वाला पॉइंट भी बिल्कुल ठीक है, यानी कि राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, अगर हम रामायण की बात करें तो ये कहां मनाया जाता है, चमोली में मनाया जाता है। चमोली जनपद में मनाया जाता है, वहां पे आपका एक गांव है सलूर डूंगरा, सलूर डूंगरा गांव में ये मनाया जाता है, तो ये गांव का नाम भी आपको याद रखना है। और ये जो आपका उत्सव है, रामायण उत्सव है, ये आपका भूमियाल देवता को समर्पित है। किसको, भूमियाल देवता को समर्पित है। ठीक है, तो ये भी आपको याद रखना है। इसको देखिए 2009 में यूनेस्को में कब इसको विश्व विरासत घोषित किया गया था, तो 2009 में इसको विश्व विरासत घोषित किया गया था। ठीक है, इतने पॉइंट्स आपको इस वाले क्वेश्चन से याद रखने हैं। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 है आपका, निम्नलिखित को सुमेलित कर सही उत्तर चुनना है। एक तरफ आपको दर्रे दे रखे हैं, आपने बताना है कि कौन से इसके संपर्क क्षेत्र, यानी कि किस किस के बीच ये दर्रे पाए जाते हैं। ठीक है, तो अगर हम बात करें थांगला दर्रा, थांगला दर्रा आपका किस किस के मध्य, उत्तरकाशी और तिब्बत के मध्य है। बालचा धुरा, बालचा धुरा दर्रा आपका किस किस के मध्य है, तो बालचा धुरा जो दर्रा है आपका, ये आपका चमोली और तिब्बत के मध्य है। ठीक है, श्रृंगकंठ दर्रा बहुत बार पूछा जाता है, उत्तरकाशी और हिमाचल प्रदेश के मध्य है। और मानस्या धुरा दर्रा, मानस्या धुरा दर्रा आपका पिथौरागढ़ और तिब्बत के बीच में। ठीक है, तो थांगला आपका चमोली, सॉरी थांगला आपका उत्तरकाशी और तिब्बत हो जाएगा, यानी कि थर्ड। बालचा धुरा दर्रा आपका चमोली और तिब्बत के मध्य, यानी कि फोर्थ। श्रृंगकंठ दर्रा उत्तरकाशी और हिमाचल प्रदेश के मध्य, यानी कि वन। और मानस्या धुरा दर्रा आपका पिथौरागढ़ और तिब्बत के मध्य, यानी कि टू। 3412 ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। ठीक है, इसको देख के जरूर जाइएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अब यहाँ पे भाग थर्ड आपका स्टार्ट हो गया, उत्तराखंड करंट अफेयर्स के क्वेश्चन। ठीक है, तो 11th क्वेश्चन है, खेलो इंडिया बीच गेम 2025 में उत्तराखंड ने कुल कितने पदक प्राप्त किए। ठीक है, तो देखिए खेलो इंडिया बीच गेम्स ये फर्स्ट टाइम हुए हैं। ठीक है, फर्स्ट टाइम हुए हैं ये आपके भारत में। कहाँ इनका आयोजन हुआ था ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो इनका जो आयोजन था 19 से 24 मई
1924 में 2025 में हुआ था। कहाँ कहाँ हुआ था? तो ये दादर नागर और दमन दीव, ठीक है, यूटी में हुआ था, यूनाइटेड टेरिटरी में हुआ था, ठीक है। तो 1924 मई को हुआ था, ये प्रथम फर्स्ट बार ये खेलो बीच इंडिया गेम्स हुए थे। इसमें देखिए उत्तराखंड राज्य ने कुल कितने पदक प्राप्त किए? तो 7 पदक प्राप्त किए हैं उत्तराखंड ने, ठीक है। तो उत्तराखंड ने 7 पदक प्राप्त किए हैं। इसमें 7 में देखिए आपके 4 तो आपके क्या हैं? सिल्वर यानी कि रजत पदक हैं, और 3 आपके क्या है? कांस्य पदक हैं। ये टोटल आपके 7 पदक हो गए। पहले स्थान पे कौन रहा है? तो पहले स्थान पे आपका मणिपुर रहा है, ये आपको पता होना चाहिए। पूछ सकता है कि पहले बीच खेलो इंडिया बीच गेम्स में प्रथम स्थान पे कौन रहा है? तो मणिपुर रहा है। मणिपुर को टोटल 14 मेडल प्राप्त हुए हैं, ठीक है। तो इतने पॉइंट्स आपको इस वाले क्वेश्चन से याद रखने हैं, इंपॉर्टेंट है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12 है आपका। उत्तराखंड राज्य जनजातीय महोत्सव 2025 का आयोजन कहाँ किया गया था? ठीक है, तो उत्तराखंड राज्य जनजातीय महोत्सव 2025 का जो आयोजन था वो आपका देहरादून में हुआ था। कहाँ? परेड ग्राउंड में, ठीक है, परेड ग्राउंड में ये उत्तराखंड राज्य जनजातीय महोत्सव 2025 का आयोजन किया गया था। 1 मार्च से 3 मार्च 2025 को इसका आयोजन किया गया था, ठीक है। एक क्वेश्चन अभी हाल ही में पूछा गया था कि उत्तराखंड की जो 5 जनजातियां हैं कौन कौन सी? एक तो आपकी थारू है, एक आपकी जौनसारी है, एक आपकी क्या है? बोक्सा है, एक आपकी भोटिया है, एक आपकी कौन सी है? एक आपकी राजी जनजाति है, ठीक है। तो इनको एसटी का दर्जा कब दिया गया था? एसटी जनजाति का दर्जा कब दिया गया था? ये क्वेश्चन पूछा गया था। तो कब दिया गया था? 1967 में, ठीक है। तो 1967 में दिया था, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, इसलिए मैंने आपको यहाँ पे बता दिया। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13 है आपका। अस्कोट आराकोट यात्रा 2024 की थीम क्या थी? ठीक है, तो अस्कोट आराकोट यात्रा 2024 की थीम क्या थी, ये आपसे पूछा है। तो देखिए अस्कोट आपका कहां पड़ता है? पिथौरागढ़ में, पिथौरागढ़, ठीक है। और आराकोट आपका कहां पड़ता है? ये आपका पड़ता है उत्तरकाशी में, ठीक है। तो इस दो स्थानों के बीच ये आपकी यात्रा होती है। लगभग 1000 किलोमीटर लंबी ये यात्रा होती है, और 10 वर्ष में ये इस यात्रा का आयोजन किया जाता है। 10 वर्ष में आयोजन होता है इसका, ठीक है। तो ये आपको इतने पॉइंट्स आपको याद रखने हैं। और ये जो सबसे पहली बार जो यात्रा हुई थी, पहले सबसे पहले ये कब हुई थी? तो सबसे पहले हुई थी 25 मई 1974 को हुई थी। ये कौन सा? छठा संस्करण है, यानी कि छठी ये यात्रा है अभी तक। 25 मई 1974 में स्टार्ट हुई थी, ठीक है। तो इतने पॉइंट्स आपको याद रखने। तो 2024 में ये जो यात्रा हुई है, अस्कोट आराकोट यात्रा, ठीक है, तो 25 मई से हुई थी। 25 मई 2024 में स्टार्ट हुई थी, और कब कब ये खत्म हुई थी? तो 8 जुलाई 2024 तक, 2024 तक इसका ये यात्रा हुई थी। लगभग 1000 किलोमीटर की ये यात्रा थी, ठीक है। इसमें लगभग 350 गांव से होके ये गई थी, ये भी आपको याद है। तो इसकी जो थीम थी इस बार की अस्कोट आराकोट यात्रा 2024 की जो थीम थी वो क्या थी? संकल्प से शिखर तक, स्रोत से संगम, देवभूमि यात्रा, या फिर देवभूमि पौराणिक यात्रा, ठीक है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, स्रोत से संगम। स्रोत से संगम इस अस्कोट आराकोट यात्रा 2024 की थीम थी। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। बाकी पॉइंट्स जो मैंने बताए इनको याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है आपका उत्तराखंड का पहला गज घंटाकर्ण महोत्सव 2025, ठीक है। तो पहला है ये, पहली बार इसका आयोजन किया गया। पहला गज घंटाकर्ण महोत्सव 2025 का कहाँ आयोजित किया गया? चमोली में, टिहरी में, रुद्रप्रयाग में, या फिर उत्तरकाशी में, ठीक है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, टिहरी में इसका आयोजन किया गया था। 27 से 29 मई 2025 को, ठीक है।
ये कहाँ पे, ये आपका कहाँ पे आयोजित हुआ था? तो गजा आपका नगर पंचायत है आपकी, यहाँ पे इसका आयोजन हुआ था। ठीक है? पहले गज घंटागण महोत्सव 2025 का राइट आंसर ऑप्शन में बी हो जाएगा टिहरी। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15 है आपका। उत्तराखंड के किस वन्य जीव अभ्यारण्य में चमगादड़ की नई प्रजाति हिमालयन लॉन्ग टेल्ड मायोटिस, क्या नाम है, हिमालयन लॉन्ग टेल्ड मायोटिस मिली है? ठीक है, तो नई प्रजाति पाई गई है किसकी, चमगादड़ की। किस वन्य जीव अभ्यारण्य में? गोविंद, नंदौर, सोन नदी या फिर केदारनाथ। ठीक है, तो केदारनाथ वन्य जीव अभ्यारण्य में ये पाई गई है नई प्रजाति चमगादड़ की। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, परीक्षा में पूछ सकता है। ठीक है, अगर हम बात करें गोविंद वन्यजीव अभ्यारण्य, इसकी स्थापना कब हुई थी? 1 मार्च 1957 को हुई थी इसकी स्थापना। ठीक है, इसका क्षेत्रफल कितना है? 485 वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्रफल है। कहाँ है आपका? उत्तरकाशी जनपद में है। ठीक है, आप नोट भी कर सकते हैं। और ये सबसे पुराना आपका वन्यजीव अभ्यारण्य है, सबसे पुराना है। ठीक है, अगर हम बात करें नंधौर वन्यजीव अभ्यारण्य की, इसकी स्थापना कब हुई थी? 2012 में हुई थी। कहाँ कहाँ है आपका? ये आपका नैनीताल और चंपावत में है। ठीक है, तो 2 जनपदों में है। इसका क्षेत्रफल कितना है? क्षेत्रफल इसका 270 वर्ग किलोमीटर है। ठीक है, और ये कौन सा है? सबसे नया भी है। ठीक है, ये भी पूछ सकता है, सबसे नया भी। अगर हम बात करें सोन नदी वन्यजीव अभ्यारण्य, इसकी स्थापना कब हुई थी? 1987 में हुई थी इसकी स्थापना। 1987 में इसकी स्थापना हुई थी। कहाँ है आपका? पौड़ी गढ़वाल में है। पौड़ी गढ़वाल में है, और इसका जो क्षेत्रफल है कितना है? 301 वर्ग किलोमीटर है। ठीक है, केदारनाथ वन्यजीव अभ्यारण्य की स्थापना कब हुई थी? 1972 में हुई थी। कहाँ कहाँ है ये आपका? चमोली और रुद्रप्रयाग में है। ठीक है, तो 2 जनपदों में आपका है। इसके जो वर्ग, इसकी जो क्षेत्रफल है कितना है? 957 वर्ग किलोमीटर है। 957 वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्रफल है, और ये सबसे बड़ा है। ठीक है, ये भी आपने याद रखना, सबसे बड़ा है, और ये सबसे पहला आपका प्रथम कस्तूरी मृग संरक्षण केंद्र भी है, ये भी आपने याद रखना है। ठीक है, प्रथम कस्तूरी मृग संरक्षण वाला वन्यजीव अभ्यारण्य भी है। ठीक है, अगर आपसे पूछता कि सबसे छोटा वन्यजीव अभ्यारण्य कौन है, तो मसूरी वन्यजीव अभ्यारण्य, 11 किलोमीटर उसका क्षेत्रफल है। ठीक है, इतने पॉइंट्स आपको इस वाले क्वेश्चन से याद रखने हैं। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, भाग 4 देख लेते हैं, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय करंट अफेयर्स। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16 है आपका। भारत का पहला पूर्णतः सौर ऊर्जा से संचालित जिला कौन सा बना है? ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो सौर ऊर्जा से चलने वाला भारत का सबसे पहला पूर्णतः जिला कौन बना है? तो द्वीप बना है। ठीक है, द्वीप आपका पहला जिला बन गया है। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17 है आपका। पहला वैश्विक पांडुलिपि विरासत सम्मेलन 2025 कहाँ आयोजित किया गया था? ठीक है, तो पांडुलिपि विरासत सम्मेलन 2025 ये पहला वैश्विक सम्मेलन इस तरह का है। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। पांडुलिपि विरासत सम्मेलन 2025 का आयोजन कहाँ किया गया था? तो नई दिल्ली में किया गया था। ठीक है, भारत की राजधानी नई दिल्ली में पहला वैश्विक पांडुलिपि विरासत सम्मेलन 2025 का आयोजन किया गया था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18 है आपका। रेलवे की, देखिए, रेलवे सुरक्षा बल आरपीएफ की पहली महिला महानिदेशक, यानी कि पहली महिला डीजीपी के रूप में किसे नियुक्त किया गया? ठीक है, तो आरपीएफ की पहली महिला, फर्स्ट फीमेल डीजीपी कौन बनी है? तो ये बनी है सोनाली मिश्रा। सोनाली मिश्रा पहली डीजीपी बनी है आरपीएफ के। ठीक है, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा, परीक्षा में पूछ सकता है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 19 हाल ही में पूर्ण पूर्ण साक्षरता हासिल करने वाला, ठीक है, पूर्ण साक्षरता हासिल करने वाला भारत का दूसरा राज्य कौन सा बना है? ठीक है, तो हम बात करें पहला राज्य कौन है, तो पहला तो आपका मिजोरम है। दूसरा पूछा है, तो दूसरा कौन बन गया है? गोवा बन गया है। ठीक है, तो दूसरा राज्य क्या बन गया है? गोवा बन गया है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा, परीक्षा में पूछ सकता है।
आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आपका 20 है। हाल ही में चर्चित पुस्तक भारत उपमहाद्वीप पर 5000 वर्षों का इतिहास की लेखिका कौन है? ठीक है, तो हाल ही में एक पुस्तक आई है, बहुत चर्चित पुस्तक है आपकी, भारत उपमहाद्वीपों पर 5000 वर्षों का इतिहास। इसकी लेखक कौन है? तो इसकी लेखक है आपकी आंड्रे ट्रुस्के। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, आंड्रे ट्रुस्के इस पुस्तक की लेखक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है आपका भाग नंबर 5, कंप्यूटर के क्वेश्चन हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 21 है, कंप्यूटर शब्दावली में निब्बल क्या है? ठीक है, तो निब्बल का साइज कितना होता है ये आपसे पूछा है। हाफ अ बाइट, एक किलोबाइट, ए बिट और या फिर एक गीगाबाइट। ठीक है, तो निब्बल कितना होता है? 4 बिट के बराबर होता है। ठीक है, 4 बिट कितना होता है? एक निब्बल होता है। एक निब्बल होता है 4 बिट के बराबर। और आपका एक बाइट किसके बराबर होता है? एक बाइट बराबर होता है 8 बिट। ठीक है, यहाँ पे एक निब्बल आपका 4 बिट के बराबर है, यानी कि इसका हाफ हो जाएगा, यानी कि बिट का क्या हो जाएगा? हाफ हो जाएगा निब्बल। ठीक है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? हाफ अ बाइट। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। बाइट का हाफ होता है आपका बिट, यानी कि 4 बिट के बराबर होता है। होप सो ये समझ में आ गया होगा। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22 है, कंप्यूटर को बूट करने के लिए डैश 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 की आवश्यकता होती है। कंपाइलर की, असेंबलर की, ऑपरेटिंग सिस्टम की या फिर ट्रांसलेटर की। ठीक है, तो कंप्यूटर को बूट करने के लिए ऑपरेटिंग सिस्टम की आवश्यकता होती है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23 है आपका, भारत में इंटरनेट की शुरुआत कब हुई थी? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, परीक्षाओं में बहुत बार पूछा गया है। ठीक है, तो उत्तराखंड में जो सॉरी भारत में इंटरनेट की शुरुआत कब हुई थी? 15 अगस्त 1995। ठीक है, 15 अगस्त 1995 का दिन था जब भारत में इंटरनेट की शुरुआत हुई थी। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 24, निम्नलिखित में से कौन सा सर्वर आईपी एड्रेस को डोमेन नेम में बदलता है? ठीक है, क्लाउड सर्विस, ईमेल या फिर डीएनएस या फिर पी2पी। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, डीएनएस। नेक्स्ट और अंतिम क्वेश्चन है आपका इस पेपर का, कंप्यूटर का कौन सा भाग अस्थायी रूप से डेटा को प्रोसेसिंग के लिए रखता है? हार्ड डिस्क, रैम, मॉनिटर या फिर रोम। ठीक है, तो कंप्यूटर का कौन सा भाग अस्थायी रूप से डेटा को प्रोसेसिंग के लिए रखता है? तो वो है आपका रैम, रैंडम एक्सेस मेमोरी। जो भी डेटा प्रोसेसिंग होती है उसको अस्थायी रूप से अपने पास स्टोर रखता है। ठीक है, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। तो ये था आज का पेपर सेट, जिसमें हम लोगों ने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे डिस्कस किए। होप सो ये क्वेश्चंस आपको अच्छे लगे होंगे। अच्छे लगेंगे तो प्लीज कमेंट बॉक्स में मेंशन जरूर कीजिएगा, इससे मेरे को मोटिवेशन मिलता है ताकि मैं इस तरह के और भी प्रैक्टिस सेट और क्वेश्चंस आपको यहाँ पे करवाऊँ। ठीक है, आप बताइएगा कि आपको इस टेस्ट सीरीज से कितना फायदा हो रहा है। ठीक है, वो भी आप बताइएगा। साथ में देखिए जल्दी आपको इस तरह के और भी प्रैक्टिस सेट करवाए जाएंगे जब तक आपका एग्जाम नहीं होता है। ठीक है, तो आप जो आपके जो पिछले क्वेश्चंस हैं आप उनको भी जरूर से जरूर जो आपके प्रैक्टिस सेट मैंने करवाए हैं उनको आप जरूर से जरूर कर लीजिएगा। आपको बहुत बेनिफिट मिलेगा इससे और आप अच्छे मार्क्स लेके आएंगे। ठीक है, चलिए आज की जो वीडियो इसको यहीं पर हम एंड करते हैं। जल्दी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप अपनी तैयारी को कंटिन्यू रखिए। रिक्वेस्ट करूंगा अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके जाइएगा और बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिएगा ताकि इंपॉर्टेंट वीडियो आपको उनका नोटिफिकेशन मिल जाए। ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को शेयर भी कीजिएगा। अगर आपके कोई भी भाई बहन, आपके जो रिलेटिव उत्तराखंड की किसी भी एग्जाम की तैयारी करना चाहते हैं तो ठीक है, उन सभी के लिए इक्वली इंपॉर्टेंट चैनल ये साबित होगा। ठीक है, तो चलिए आज के वीडियोस को एंड करते हैं। थैंक यू सो मच फॉर दिस वीडियो।